हाय एवरीवन। तो की कंसेप्ट्स बाय अदिति में आपका स्वागत है। तो आज हम एंजाइम्स की फुल एनसीईआरटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। फुल एनसीईआरटी को देखेंगे कि कैसे कैसे एनसीईआरटी ने बताया है एंजाइम्स के बारे में। और दूसरी ये चीज है कि हमने एंजाइम्स पूरा अपने नोट्स में कवर कर लिया था, ठीक है, प्रॉपर उसके नोट्स जो है वो बना लिए थे। अब हम सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की एनसीईआरटी को देखेंगे कि एनसीईआरटी ने एंजाइम्स के बारे में क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वही चीज को अंडरलाइन करना विच इज नॉट इन माय नोट्स, ठीक है, जो मैंने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किए। बाकी सबकी सब चीज आपको अब मेरे नोट्स में से मिल जाएगी। तो प्लीज रेफर टू माय नोट्स। ये मत कहना कि भाई मैंने तो कुछ करवाया ही नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे पिछले लेक्चर्स में एंजाइम्स के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसीलिए डू नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो एंजाइम्स जो है, ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये मैंने बोल दिया था। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। न्यूक्लिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम एक ऐसा प्रोटीन है, ये एक नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है, नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम है। और ये प्रोटीनिशियस नहीं है तो ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। तो ये नीट में पूछा जा सकता है। One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme like any protein has a primary structure, that is amino acid sequence of the protein. An enzyme like any protein has the secondary and the tertiary structure. और हमें पता है कि most of the enzymes जो है वो tertiary structure में ही functional है। हालांकि बहुत सारे एंजाइम्स जो है टर्चरी स्ट्रक्चर में भी है, कुछ प्राइमरी में भी है, जैसे कि कुछ भी हो सकते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, लेकिन कुछ एंजाइम जो है वो प्राइमरी में भी फंक्शन है, पर मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो है वो टर्चरी में फंक्शनल है, ठीक है। Upon itself, the chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is the active site. मैंने बताया था कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जहां पर सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है। An active site of an enzyme is a crevice or a pocket into which the substrate fits. Thus, enzymes through their active site catalyze reaction at a higher rate. रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और इसकी जो एक्टिव एनर्जी है, ठीक है, वो जो है यहां पर डिक्रीज करता है, राइट। तो ये है कि एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मेनी वेज, बट वन मेजर फंक्शन नीड्स मेंशन। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की ये मेंशन कर लेना कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी हाई होती है, हाई टेम्परेचर पे वर्क कर जाते हैं। हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में देखा था कि जो एंजाइम है, ठीक है, एक्टिवेशन है, हमने पीछे देखा था कि जो एंजाइम है वो वर्क करता है ओनली एट ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर, राइट। अगर उस एंजाइम के ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ की तो या तो एंजाइम डीनेचर हो जाएगा या इनएक्टिव हो जाएगा, राइट। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। और वैसे भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। तो ये है डिफरेंस। While enzyme get damaged at higher temperature, denatured हो जाते हैं। However, enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature. Taq polymerase एक ऐसा एक्सेप्शनल एंजाइम है, थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन करा गया था, जो कि हाई टेम्परेचर पे भी डीएनए को पॉलीमराइज कर देता है। तो यहाँ पर ये है कि high temperature, hot vents and sulfur springs are stable and retain their catalytic power even at high temperature. Thermal stability is thus an important quality of enzyme isolated from thermophilic organism. उसके बाद आता है chemical reactions. तो यहाँ पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को ये इंक्रीज कर देते हैं। जो प्रोडक्ट थोड़ा सा बनना था वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा
कम टाइम में बन जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की मैंने एग्जाम्पल दी थी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बन जाएंगे यूजिंग एंजाइम। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स? लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो टू टाइप्स ऑफ चेंजेस. A physical change simply refers to a change in shape without breaking of bond. This is a physical process. Another physical process is a change in state of matter when ice melts into water or when water becomes a vapor. These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called a chemical reaction. अभी तक कोई important नहीं है. In an inorganic chemical reaction, similarly, hydrolysis of starch into glucose, in an inorganic chemical reaction, rate of a physical or chemical process refer to the amount of product per unit time. It can also be expressed as this one. अभी तक important नहीं है, जो important होगा I'll mark for you. Rate can also be called velocity if the direction is specified. Rate of physical and chemical reaction are influenced by temperature among other. The general rule of thumb is that rate double or decrease by half for every 10 degree Celsius change in either direction. ये मैंने आपको बताई भी थी कि अगर every 10 degree Celsius change in temperature, ये मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर ये दिस वन, यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बिलो अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रेट डबल हो जाएगी. अगर ऑप्टिमम पीएच के बाद टेम्परेचर राइज हुआ तो रेट हमेशा हाफ होगा. ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी लिखवा दिया था. बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो catalyzed reaction proceed at vastly higher than that of uncatalyzed ones. When the enzyme catalyzed reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same but the uncatalyzed reaction. ये मैंने जो है ये आपको ऑलरेडी जो है वो अपने नोट्स में कार्बोनिक एनहाइड्रेस की एग्जाम्पल जो है वो समझा दी थी. तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की बात हो रही है. दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल्स. वो भी 1 आवर में 200 मॉलिक्यूल्स बनेंगे और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. क्योंकि ये याद में रख लो कि कोई एंजाइम अगर आता है तो वो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा. रेट ऑफ रिएक्शन तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो उसकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो जो है उस रिएक्शन की एनर्जी जो है वो एंजाइम बहुत कम कर देगा. ठीक है, ये समझ में आना चाहिए. इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम, दिस रिएक्शन जो है वो सिर्फ 200 मॉलिक्यूल पर आवर बनेगा. बट इन द एब्सेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जो है इट विल बी 6 लाख मॉलिक्यूल जो है वो भी एवरी सेकेंड, 1 सेकेंड में ही 6 लाख मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे. The enzyme has accelerated the reaction by about 10 million times. The process of enzyme is incredible indeed. There are thousands of types of enzymes, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction when each of the steps catalyzed by the same enzyme complex or different enzyme is called a metabolic pathway. Is actually, for example, ये हमें example दी हुई है, अभी तक कोई जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है. Is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. ग्लूकोज पायरुविक एसिड में जब चेंज होता है तो वो 10 स्टेप रिएक्शन होती है. When you study respiration in chapter 12, you will study these reactions. At this stage, you should know that this is very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to a variety of metabolic end product. In our skeletal system,
muscle. Under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic condition, pyruvic acid is formed. In yeast, during fermentation, the same pathway lead to the production of ethanol. Hence, in different condition, different products are possible. तो ये आप सारा जो है वो रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ोगे कि क्या क्या जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं ग्लूकोज से. ठीक है. उसके बाद आता है हाउ डू एंजाइम वर्क. मैंने पढ़ा है एंजाइम ऑलवेज वर्क बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. टू अंडरस्टैंड दिस we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of an active site. The chemical of metabolic conversion refer to a reaction. The chemical which is converted into product is called a substrate. जो substrate प्रोडक्ट में हमेशा कन्वर्ट होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है. मैंने बोला था कि हमेशा जो सबस्ट्रेट है वो सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ एंजाइम के साथ जो है वो कंबाइंड होगा. तो यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है. अभी यहाँ पर आपको बना देती हूँ. ठीक है. यस ES. ठीक है. ES उसके बाद यहां पर आता है ये भी रिवर्सेबल होगी EP बनेगा और फिर EP जो है ये रिएक्शन इरिवर्सेबल होगी एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा. डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा. राइट. बीच में ये इंटरमीडिएट्स आते हैं. तो इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट S has to bind with enzyme at its active site within a given cleft or pocket. The substrate has to diffuse towards the active site. This is thus an obligatory formation of an ES complex. E stands for enzyme. This complex formation is a transient state, यानी टेम्पररी स्टेट है. ठीक है. ट्रांजिएंट का मतलब टेम्पररी स्टेट है. During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transition state या intermediate stage भी तुम बोल सकते हो. ये जो फॉर्म हुए हैं ये ट्रांजिशन स्टेट है और या फिर तुम ये इसको हम इंटरमीडिएट स्टेज भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना है. एक जैसा ही एनसीईआरटी ने जो है वो बोला है. राइट. अब आता है कि वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग इज कंप्लीटेड द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट. इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स. द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर एक ग्राफ भी दिया हुआ है और यहाँ पर जो ग्राफ है अब ये जो है ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है. सिंस रिएक्टेंट की जो एनर्जी है वो ज्यादा है प्रोडक्ट से. ग्राफ में मैंने ये दोनों ग्राफ एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों ही मैंने अपने नोट्स में लिखवा लिए हैं. तो इसीलिए गो एंड रेफर टू माय नोट्स. अगर एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट तो बताओ अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक हुआ होगा. तो ये एक जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जहां पर ये रिएक्टेंट है. रिएक्टेंट जब इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम हुआ तो ये इसकी एनर्जी थी. जब इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हुआ तो ये एनर्जी थी. जहां पर एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया. विद एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और विदाउट एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, मतलब कम किया है. वही बोल रही थी. तो देयर वुड बी मेनी मोर altered structural states between the stable substrate and the product. Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structure states are unstable. Stability is something related to energy status. जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही लो एनर्जी का होगा और जो जितना अनस्टेबल होगा वो उतनी ही हाई एनर्जी का होगा. द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी. ये सब कुछ कर चुके हैं हम तो इसीलिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रही हूं. द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट. द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. ये बताया हुआ है कि प्रोग्रेस और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है.
you would notice two things: the energy level difference between substrate and product, right? If P is at the lower, P lower है देन substrate से, तो रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई जो एनसीईआरटी ने 9.4 फिगर में मेंशन किया हुआ है. One need not supply energy in order to form product. However, whether it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction, the S has to go through a much higher energy state, transition state, जो बीच की बनी थी, right? The difference in average energy content of S from the transition state is called activation energy. ये mention की हुई है. Enzymes eventually break down this energy barrier, making the substrate and product complex. ठीक है, यही है. उसके बाद नेचर ऑफ एंजाइम है, तो वही बोला कि E+S है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट आती है या फिर इंटरमीडिएट स्टेज आती है, और उसके बाद फाइनली वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, राइट? तो ईच एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल, so that a highly reactive enzyme substrate complex ES is produced. This complex is short-lived and dissociate into its product and the uncharged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product EP. ठीक है, पहले ES बनता है, फिर EP बनता है, और फाइनली E+P अलग हो जाता है. तो फर्स्टली जो है सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है एक्टिव साइट पे. Binding, so first the substrate bind to the active site of the enzyme, fitting into the active site. The binding of the substrate induces enzyme to alter its shape. ये induce fit थ्योरी बना रहा है. लॉकेन की हाइपोथेसिस भी हमने की थी और induce fit हाइपोथेसिस भी की थी अपने लेक्चर में, ठीक है? तो the binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. The active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bond. Chemical bond break हो जाते हैं, substrate में alteration enzyme लाता है और finally उसको product में change कर देता है. तो active site of the enzyme, now in close proximity of the substrate, breaks the chemical bond of the substrate and now a new enzyme product complex is formed, और enzyme अलग, product अलग. So enzyme releases the product of the reaction and the free enzyme is ready to bind to the another molecule of the substrate and run through the catalytic cycle once again. अब आता है factors affecting. ये सारा जो ग्राफ है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है. Factors affecting enzyme activity. हर एक एंजाइम अपना एक ऑप्टिमम पीएच या टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. मैंने एक्सेप्शंस भी बताई थी, जैसे थर्मस एक्वाटिकस में से जो पॉलीमराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज ऑब्टेन होता है, विच इज टैक पॉलीमरेज, वो बहुत हायर टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकता है. तो एक्सेप्शन है. पीएच पे जैसे सिलिवरी अमाइलेज जो है वो 6.7 पीएच पे वर्क करता है और ऑप्टिमम पीएच 7 है हमारी बॉडी का. उसके बाद पेप्सिन ले लो. पेप्सिन स्टमक में ऑप्टिमम पीएच बॉडी का 7 है, लेकिन पेप्सिन या प्रोरेन जो है वो जो ऑप्टिमम पीएच है वो 7 से ना हट के 1 या 1.2 पीएच पे काम करते हैं. तो एक्सेप्शन जो है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, राइट? तो द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी affected by a change in the conditions which can alter the tertiary structure of the proteins. This include temperature, pH change in the substrate concentration or binding of specific chemicals that regulate its activity. Enzymes generally function in a narrow range of temperature and pH. Each enzyme show its higher activity at a particular temperature and pH called optimum temperature and optimum pH. Enzyme declines both below and above the optimum value. Low the temperature preserve the enzyme in a temporarily inactive state, और high enzyme जो है वो उसको denature ही कर देता है. उसके बाद आता है concentration of substrate. तो हमें इसमें km velocity पड़ी थी कि Vmax जब तक रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई तो वो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट बन जाता है. ठीक है, फिर हमने टर्नओवर नंबर और एफिशिएंसी इसमें देखी थी. तो
With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. ठीक है, इसका जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बनता था, ये मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ. दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक. इनिशियली राइज करता था, फिर जब मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाती थी तो वो कांस्टेंट बन जाता था, स्ट्रेट बन जाता था. So the reaction ultimately reaches a maximum velocity which is not exceeded by any other further rise in the concentration of the substrate. This is because all the enzymes are used up. तो कोई भी एंजाइम नहीं बचेगा सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए, राइट? तो enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, there are no free enzymes molecules to bind with the additional substrate molecules. The activity of the enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme. When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, मैंने inhibitors बनाए थे, competitive inhibitors, right? एक एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी आती है, बट वो सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का ही मैंने मेंशन किया है. तो द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन एंड द केमिकल इज कॉल्ड इनहिबिटर. व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जब ये एंजाइम है, सबस्ट्रेट भी उसके साथ है और उसका इनहिबिटर दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे Km वैल्यू बढ़ती है, Km वैल्यू बढ़ जाती है. मैंने सब कुछ डिस्कस किया है अपने नोट, अपने लेक्चर्स में, तो उसको जाके ये समझना बहुत जरूरी है, तो उसको जाके प्लीज रेफर कर लेना, राइट? ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, द इनहिबिटर when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. Due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. Consequently, the substrate cannot bind, and as a result, the enzyme action declines. एग्जाम्पल इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेस, इसमें मेलोनेट आता है जो कि सक्सिनिक एसिड से क्लोजली रिजेंबल करता है या सक्सिनेट से क्लोजली रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कहते हैं, राइट? इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स. तो ओथलिल, यहाँ पर मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, ओथलिल, ठीक है? तो यहाँ पर ये है कि thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Most of these enzymes have been classified into different groups based on the types of reaction they catalyze. Enzymes are divided into 6 classes, each with the 4 to 13 subclasses and are named accordingly by a 4-digit number. तो यहाँ पर ऑक्सीडोरिडक्टेज है, एंजाइम्स which catalyze simultaneously, किसी का ऑक्सीडेशन करता है और किसी का रिडक्शन कर देता है, तो वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है. और ट्रांसफरेज है, इसका अनदर नाम याद कर लेना, डिहाइड्रोजिनेसिस. ये मैंने अपने नोट्स में मेंशन नहीं किया था, ठीक है? तो ये जो है ये कर लेना, ठीक है? स्टार भी मैंने मार्क कर दिया है. उसके बाद आता है ट्रांसफरेज. एंजाइम जो है वो किसी फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करे फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, राइट? तो एंजाइम कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एंड एस डैश. अदर देन हाइड्रोजन क्यों लिखा? क्योंकि अगर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता तो वो एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की बात ही होती. तो हाइड्रोलेज आता है, एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब जो किसी को पानी डाल के किसी बॉन्ड को तोड़े पर पानी डाल के, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलेज, ठीक है? तो एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सीसी, हेलाइड और पीएन बॉन्ड. लाइएज जो वैसे तोड़ता है, पानी डाल के ना तोड़ता हो. तो एंजाइम दैट कैटलाइज removal of groups from substrate by mechanism other than hydrolysis leaving the double bonds, ठीक है? उसके बाद आता है आइसोमरेज, जो लीविंग डबल बॉन्ड्स.
ये भी मेंशन कर लेना कि इसमें डबल बॉन्ड्स जो है वो बनते हैं लाइगेज में। आइसोमरेज जो एक दूसरे की आइसोमर्स बन जाए, राइट। तो इंक्लूड ऑल द एंजाइम कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। लाइगेज जो किसी ग्रुप को जोड़ दे, राइट। तो एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल एंजाइम्स विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ CO, CS, CN, PO एक्सेट्रा बॉन्ड्स। अब कोफैक्टर्स है, लास्ट लेक्चर में ही हमने अभी कोफैक्टर्स किए थे। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन। एक प्रोटीन्स आता है, होलोप्रोटीन्स आते हैं जिसमें एपो एंजाइम आता है और कोफैक्टर आता है, राइट। तो enzymes are composed of one or several polypeptide chain. However, there are a number of cases in which non-protein constituent called cofactors are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. In these instances, the protein portion of the enzyme is called apoenzyme. Three kinds of cofactors: prosthetic group, coenzyme and metal ion. Prosthetic group जो है वो टाइटली बाइंड करते हैं, वाइल जो कोएंजाइम है वो जो है वो बहुत लूजली जो है वो बाउंड करते हैं। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों ही ऑर्गेनिक है, लेकिन जो मेटल आयन है वो इनऑर्गेनिक है। तो प्रोस्थेटिक कंपाउंड्स ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स in that they are tightly bound to the apoenzyme, for example in peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Heme is the prosthetic group and it is the part of the active site of the enzyme. सब कुछ मैंने अपने नोट्स में मेंशन किया था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया था इस पार्ट को। कोएंजाइम आर also called organic compounds, but their association with apoenzyme is called transient. मतलब बहुत ढीली है, यानी कि it is not tightly. Usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions. The essential chemical components of many coenzymes are vitamins. Vitamins में NAD और NADP। इसमें जो विटामिन है वो नायासिन है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड डाइन्यूक्लियोटाइड, और जस्ट उसके साथ फॉस्फेट जुड़ गया तो NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये NADP की फुल फॉर्म बनेगी। A number of enzymes require a metal ions for their activity, which form coordination bond with side chains at the active site and at the same time ये substrate के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेटल आयन। जैसे कि जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटियोलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एज वेल एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज का भी ये मेटल आयन ग्रुप है। कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम, which testify that they play a crucial role in the catalytic activity of the enzyme. तो ये हमारा जो NCERT वाला पार्ट है वो खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्टिंग का जो NCERT में बताया हुआ है बायोमोलिक्यूल्स के बारे में वो करेंगे और प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स करेंगे और चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश है, ठीक है।